अभी कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन ने अपनी NFT जारी करी, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई काफी सारी चीजों को सेल किया, जिसमें कि उनके पिताजी द्वारा लिखी मधुशाला थी, शोले फिल्म का पोस्टर था और उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें थी। इन सारी चीजों को उन्होंने करीब 7 करोड़ रुपए में सेल किया। लेकिन यदि मुझे मधुशाला पढ़ना है तो मैं इंटरनेट से इजिली डाउनलोड करके उसे पढ़ सकता हूँ, फिर मैं 7 करोड़ रुपए देकर उसे क्यों खरीदूंगा। यदि मुझे अमिताभ बच्चन की शोले फिल्म का पोस्टर देखना है तो उसे मैं इजिली इंटरनेट से डाउनलोड करके देख सकता हूँ, तो फिर मैं उसे इतने पैसे देकर क्यों खरीद रहा हूँ। इसके अलावा जैक डोर्सी, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं, कुछ महीने पहले उन्होंने भी अपना पहला ट्वीट सेल किया था 18 करोड़ रुपए में। लेकिन फिर से यही वही बात है कि यदि उनका मुझे पहला ट्वीट देखना हो तो मैं इजिली इंटरनेट से देख सकता हूँ, तो फिर मैं उनका पहला ट्वीट क्यों खरीदूंगा। इसके अलावा एक आर्टिस्ट थे माइक विल्कनमैन, उन्होंने भी अपना एक आर्ट्स को 500 करोड़ रुपए में सेल किया था। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा, सलमान खान, इन जैसे कई सारे बड़े स्टार्स भी NFT पर अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपना NFT ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। तो क्या है NFT और लोग इसके पीछे इतना पागल क्यों हैं? और क्या आप भी अपना NFT लॉन्च करके करोड़पति बन सकते हो? इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। First 5,000 days and is the work of an artist better known as Beeple, who's now the third most valuable living artist behind Jeff Koons and Dave. वैसे तो NFT की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। किसी भी पार्टिकुलर टाइम में किसी भी आर्ट वर्क का कोई ऑनर एक ही रहेगा और NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स हमें ये ऑनरशिप प्रदान करता है। तो क्या है ये नॉन फंजिबल टोकन्स? फंजिबल मतलब रिप्लेसेबल, यानी कि जो रिप्लेस हो सके, लेकिन नॉन फंजिबल मतलब जो कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यदि हमारे पास 100 रुपए का एक नोट है तो उसे हम 2 50 रुपए का नोट से इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास 2 50 रुपए का नोट है तो उसे हम एक 100 रुपए के नोट से इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं, उसे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं किया जा सकता। यदि मेरे पास कोई ऐसा नोट हो जिसमें कि रोनाल्डो का सिग्नेचर हो, यानी कि ऑटोग्राफ हो, तो उस नोट को मैं किसी भी साधारण 2 50 रुपए का नोट से इंटरचेंज नहीं कर सकता। तो ये नॉन फंजिबल है। तो NFT में उसी चीज़ को लिस्ट किया जाता है जो नॉन फंजिबल्स है, और NFT प्लेटफॉर्म हमें उस चीज़ का डिजिटल सर्टिफिकेट देने के लिए उसे टोकेनाइज कर देता है। मान लीजिए मजनू भाई को ये पेंटिंग सेल करना है। मजनू भाई इसका ऑक्शन करते हैं, लोग आते हैं, बीड लगाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बीड लगाता है मजनू भाई, उसे ये पेंटिंग सेल कर देते हैं। इस पेंटिंग को वो घर ले जा सकता है, अपने रूम में सजा कर लगा सकता है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में यानी कि NFT में जब हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो हम उसे घर नहीं ले जा सकते, नहीं उसे हम दीवार पे टांग सकते हैं। तो फिर लोग इसे इतने पैसे देकर खरीदते क्यों हैं? डिजिटल वर्ल्ड हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी फाइल की हज़ारों कॉपी अपने पास रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उसका ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। NFT किसी भी डिजिटल फाइल को ऑन करने का ऑप्शन देता है। NFT की मदद से हम किसी भी आर्ट वर्क को टोकेनाइज कर उसकी डिजिटल ऑनरशिप सर्टिफिकेट क्रिएट कर उस आर्ट को सेल या परचेज कर सकते हैं। NFT आने से पहले बहुत सारी डिजिटल फाइल जो कि वायरल हो जाती थी, लेकिन उसका ओरिजिनल ऑनर कौन है पता ही नहीं चलता था। लेकिन NFT आने के बाद से आप किसी भी आर्ट फॉर्म को NFT प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकते हो और उसकी ऑनरशिप आप क्लेम कर सकते हो। भले ही उसे हजारों लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन NFT हमें एश्योर करता है कि जो आपका है वो आपका ही है। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग, वो यूनिक है, वो बस एक ही है। भले ही आप उसका फोटो ले सकते हो, उसको प्रिंट निकाल कर आप अपने कमरे में लगा सकते हो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो एक ही है और उसे दुनिया में कोई एक इंसान तो ओन करता होगा। तो यही ऑनरशिप NFT हमें प्रदान करता है। डिजिटल वर्ल्ड में इसके ऑनरशिप के लिए आपको एक टोकन इशू किया जाता है। NFT के थ्रू लोग ओरिजिनल आइटम्स को ऑन कर सकते हैं। साथ ही NFT बिल्ड इन ऑथेंटिफिकेशन के साथ आता है, जो कि प्रूफ ऑफ ऑनरशिप होता है। NFT में इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जिसमें कि ये से कितनी बार खरीदा गया, कौन खरीदा, किसने सेल किया, इन सारी चीज़ों को एक लेज़र में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि अनइरेजेबल है, जहाँ की ये काफ़ी सेफली स्टोर रहता है, जिससे ये पता चलता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी पार्टिकुलर आर्ट्स का ऑनर कौन है। NFT प्लेटफॉर्म में जाकर हम किसी भी डिजिटल फाइल को
एक अमाउंट देकर उसे खरीद सकते हैं और हमें उसके बदले में एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एश्योर करता है कि ये आर्ट्स वर्क अब आपका है, और बाद में हम उसे फिर से ऑक्शन में डाल सकते हैं। लेकिन NFT का फ़ायदा ये है कि हम जितनी बार भी वो आर्ट्स वर्क बिकेगा उसका कुछ परसेंटेज, उसका रॉयल्टी वो जो फर्स्ट ऑनर था उसे हमेशा मिलता रहेगा। तो एक एसेट्स के रूप में काम करता है। NFT और क्रिप्टो दोनों ही लगभग सेम ही हैं, दोनों की रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन चूंकि लोग इसे खरीदना चाहते हैं इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और चूंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है इसीलिए लोग इसे खरीदना चाहते हैं। जैसे यदि किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसके पीछे कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, कंपनी का ग्रोथ होता है, उसे देखकर लोग इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन NFT एंड क्रिप्टो में ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग इसे खरीदना चाहते हैं, और किसी भी चीज़ का जब डिमांड बढ़ता है तो उसकी प्राइस बढ़ने जाती है। हो सकता है जैक डोर्सी के जिस ट्वीट को उन्होंने 18 करोड़ में बेचा उसे मैं 5 रुपए देकर भी ना खरीदूं, क्योंकि मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यदि मुझे पता हो कि 5 रुपए में यदि मैं आज इसे खरीद लेता हूं और फ्यूचर में इसे कोई मुझसे 100 करोड़ में खरीदेगा तो मैं उसे क्यों नहीं खरीदूंगा 5 रुपए में। और यही सोचकर लोग इसे खरीद रहे हैं, ये सोचकर कि किसी दिन कोई और इंसान आएगा जो इस चीज़ को फ्यूचर में मैंने जितना में खरीदा है उससे ज़्यादा प्राइस में मुझसे खरीदेगा। लोग इसे इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन यदि किसी दिन इसे कोई खरीदना चाहेगा ही नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए लोग इसे एक बबल मानते हैं, क्योंकि एक दिन ये फूटेगा और उस दिन इसे फिर कोई नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही NFT के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि NFT में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो क्रिप्टो में होती है। आपको NFT में किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पहले आपको इथेरियम खरीदना होगा, और इथेरियम से ही आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। और इथेरियम माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है वो बढ़ता है। इसके अलावा NFT के ऑनरशिप के लिए आपको थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसे कि अभी आपको क्रिप्टो पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इथेरियम पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप कोई NFT खरीदते हैं तो आप उसे घर नहीं ले जा सकते, शोकेस नहीं कर सकते। बात हमारे पास इसका कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, इसका कोई डाटा नहीं है कि आगे चलकर ये कोई बबल है या सच में इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। इसके अलावा यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी दूसरे का आर्ट्स चुरा कर NFT प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देता है और बहुत आसानी से ये वेरीफाई भी कर लेता है कि उसका असली ऑनर वही है, बेच भी देता है और काफ़ी सारे पैसे भी कमा लेता है। और इसे जो असली ओनर है उसे तो पता भी नहीं होता कि मेरा जो आर्ट वर्क है वो NFT पर लिस्टेड है। वैसे तो NFT प्लेटफॉर्म अभी इनिशियल फेज पे है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपने आर्ट्स को लिस्ट कर सकते हो, और जाकर यदि आपको आर्ट्स खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो, जैसे कि OpenSea, फाउंडेशन और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। वहाँ पर आप जाओ, अपने आर्ट्स सेल करो, वहाँ से आर्ट्स खरीदो, और आप नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आप आर्ट सेल करोगे या आप इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हो, आपको क्या लगता है ये बबल है या फिर फ्यूचर इसका है। इन सारी चीज़ों पे आप कमेंट करो। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।